हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का क्या नाम है? उस टॉपिक का नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और इनके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। मतलब ये जो थ्योरी होता है वो परफेक्ट नहीं रहते, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स आती, कुछ कमियां रहती, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं डाल्टन का या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। तो क्या पढ़ेंगे आज हम लोग अगर हिंदी में कहा जाए तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत या इंग्लिश में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को समझने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ये दिए थे कौन और कब दिए थे। ठीक है, तो इसको दिए थे, मतलब ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है इसके नेम से पता चल रहा है। यहाँ पर वर्ड का क्या आ रहा है? डाल्टन। डाल्टन का, डाल्टन मतलब क्या होते हैं? डाल्टन के, मतलब डाल्टन ने इस थ्योरी को दिया था। तो डाल्टन का पूरा क्या नाम था? डाल्टन का पूरा नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन इस थ्योरी को दिए थे। कब दिए थे? तो 1803, 1803 में इस थ्योरी को दिए थे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को। और उनके ही नेम की वजह से इस थ्योरी को क्या नाम रखा गया? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब देखो, ये जो जॉन डाल्टन है, इस जॉन डाल्टन को हम लोग फादर ऑफ एटम भी कहते हैं। फादर ऑफ फादर ऑफ एटम, या हिंदी में कहा जाए तो परमाणु के पिता। परमाणु के, या फादर ऑफ एटम किसको कहा जाता है? जॉन डाल्टन को कहा जाता है। अब देखिए ये क्या, इस थ्योरी में क्या बोले थे। तो अभी हम लोग 6-7 स्टेटमेंट लिखेंगे। उन सारे स्टेटमेंट को कौन दिए थे? उन सारे को जॉन डाल्टन ही दिए थे। तो ही स्टेटेड दैट, he stated that, पहला वो क्या बोले थे? सबसे पहले वो एटम्स के बारे में ही बताए थे। वो बोले थे एटम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु। तो परमाणु जो होता है वो सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी पार्टिकल्स होता है किसी भी एलिमेंट का। अगर कहा जाए, अभी हम लोग कह सकते हैं तो कुछ भी है, जितने भी मैटर्स है उन सारे मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट जो क्वांटिटी होती है, स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एटम होता है। बट उस टाइम वो क्या बोले थे? वो ये बोले थे कि जितने भी एलिमेंट होता है, ऑब्वियसली हम लोग केमिस्ट्री में तो एलिमेंट सबके बारे में पढ़ते हैं, तो बोले थे कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सारे एलिमेंट के क्या होता है, अगर एक छोटी क्वांटिटी कहा जाए तो वो छोटे पार्टिकल्स को कहा जाए तो वो कौन होता है? वो होता है एटम। तो यही वो कहते हैं। पहले अपने ये जो फर्स्ट वो स्टेटमेंट दिए थे वो क्या बोले थे? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑल द एलिमेंट्स मतलब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सारे एलिमेंट्स की स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम। सेकेंड क्या बोले थे वो? एटम इज इंडिविजुअल। अब देखो एक वर्ड आता है, वो होता है, क्या होता है? डिवाइड। दे मतलब उनको डिवाइड कर दे, टुकड़ों में तोड़ दे, वो क्या हो जाता है? डिवाइड करना हो जाता है। जैसे नंबर है 4, इसको हम लोग क्या डिवाइड कर सकते हैं? इसको हम लोग डिवाइड करके इसको हम लोग टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो वही यहाँ पर वर्ड आता है डिविजिबल। डिविजिबल मतलब भी वही होता है, डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, वो होता है डिविजिबल। बट यहाँ पर वर्ड लग गया इनडिविजिबल, मतलब जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो बोले थे, ये जो डाल्टन थे, जॉन डाल्टन, वो अपने थ्योरी में बोले थे कि एटम इज इनडिविजिबल, मतलब एटम को, एक परमाणु को हम लोग किसी भी तरीके से उनको टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते, उनको टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। ये वो दूसरा स्टेटमेंट दिए थे। थर्ड स्टेटमेंट क्या होता है कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड
और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोले थे कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड, एटम को ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही एटम को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय करने का मतलब कि उसको नष्ट कर सकते हैं, ना ही तो किसी एटम को क्रिएटेड मतलब किसी को बना सकते हैं। कोई भी अगर एटम है तो उसको ना तो हम लोग बना सकते हैं ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये तीन स्टेटमेंट है जो कि जॉन डाल्टन दिए थे। आगे भी चार और लिखाएंगे, वो इसके बाद हम लोग लिखाएंगे। ये टोटल 7 स्टेटमेंट हो गए जो कि जॉन डाल्टन दिए। सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। ये दिए थे कौन? ये जॉन डाल्टन दिए थे, 1803 में दिए थे। और जॉन डाल्टन को हम लोग फादर ऑफ एटम मतलब कि परमाणु के पिता भी कहते हैं। वो बहुत सारे 6-7 स्टेटमेंट दिए थे। उनमें सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला ये होता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब एटम जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का जो एटम होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है। दूसरा स्टेटमेंट वो ये बोले थे कि जो एटम होता है वो होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कहने का मतलब ये हुआ कि उसको हम लोग किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते। बट आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? वो एटम्स के अंदर भी क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। बट उसके बारे में बाद में पता चला, इसलिए उसको हम लोग ड्रॉबैक्स में कहें। ठीक है, बट उस टाइम में वो जो जॉन डाल्टन थे वो क्या बोले कि एटम इज इंडिविजुअल, मतलब एटम को, परमाणु को हम लोग किसी भी तरीके से भाग नहीं कर सकते, उसको हम लोग डिवाइड और नहीं कर सकते। एटम ही सबसे छोटा होता है। थर्ड वो क्या बोले थे? एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो किसी एटम को हम लोग बना सकते हैं और ना ही किसी एटम को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डाल्टन का फोर्थ स्टेटमेंट देखने वाले हैं कि वो फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं। तो डाल्टन फोर्थ स्टेटमेंट में ये बोलते हैं कि जितने भी एटम्स हैं, अगर कोई एक एलिमेंट ले, जैसे कि अगर हम लोग आयरन ले लेते हैं, ठीक है, तो आयरन के जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, उन सारे एटम्स क्या होंगे कि सिमिलर होंगे। किस चीज में? उनकी सारी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, उनका शेप सिमिलर होगा, साइज सिमिलर होगा, मास सिमिलर होगा, वॉल्यूम सिमिलर होगा। और उसके बाद फिफ्थ स्टेटमेंट में वो क्या बोलते हैं कि जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे एक दूसरे में अलग होंगे। मतलब कि अगर आप आयरन के ले ले तो कोई भी एटम, अगर आप हाइड्रोजन के ले ले तो वो दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगी। उस दोनों में से कुछ भी सिमिलर नहीं होगा, उन दोनों का मास अलग होगा, वॉल्यूम अलग होगा, शेप और साइज ये सब कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट जो कि डाल्टन देते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? फोर्थ स्टेटमेंट ये है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर ऑल द रिस्पेक्ट। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि दे हैव सिमिलर साइज, मास, वॉल्यूम, ईटीसी। मतलब उनका शेप, साइज, मास और वॉल्यूम ये सब क्या होगा? ये सब सेम हो जाएगा। ठीक है, और फिफ्थ स्टेटमेंट क्या बोलते हैं? फिफ्थ स्टेटमेंट जस्ट इसका उल्टा है। मतलब एटम्स ऑफ different elements have different properties, have different properties। जैसे कि different mass, volume, shape, size, etc। अब देखो इस दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि दोनों लगभग सिमिलर ही है, बट उसमें एक का जस्ट दूसरा ऑपोजिट है।
ठीक है, पहला क्या बोलता है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी अगर आप एक एलिमेंट लो, जैसे कि आप हाइड्रोजन ले लेते हो, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट का अगर आप अलग अलग एटम लो, मतलब कि जैसे देखो कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के मैं बहुत सारे क्या ले रही हूँ, बहुत सारे एटम्स ले रही हूँ। तो वो क्या बोलते हैं, जो डाल्टन है वो जॉन डाल्टन, वो बोलते हैं कि अगर आप एक एलिमेंट की जितने भी एटम लोगे, वो सारे एटम सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगी। सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने का मतलब क्या हुआ, उनका मास भी सिमिलर होगा, उनका वॉल्यूम भी सिमिलर हो जाएगा, उनका शेप साइज सब कुछ सिमिलर हो जाएगा। और उसके बाद फिफ्थ स्टेटमेंट जो है वो जस्ट इसका उल्टा है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मतलब कि अगर आप अलग अलग एलिमेंट लेते हो, जैसे कि आप हाइड्रोजन ले लेते हो, क्लोरीन ले लेते हो, ये दो अलग अलग एलिमेंट है। इन दोनों अलग अलग एलिमेंट्स के अगर आप एटम लोगे, तो वो अलग अलग एलिमेंट्स की जो एटम रहेंगे वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगी। हाइड्रोजन अपना अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, क्लोरीन अपना अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। हाइड्रोजन का मास अलग हो जाएगा, क्लोरीन का मास अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन का वॉल्यूम अलग हो जाएगा, क्लोरीन का वॉल्यूम अलग हो जाएगा। यही बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बट आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब इसके ड्रॉबैक पढ़ेंगे, तब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें भी कुछ कमियां होती, क्योंकि कुछ ऐसे भी सेम एलिमेंट के ऐसे भी एटम्स होते हैं जो कि अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट्स भी क्या होता है, सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ नंबर क्या बोलते हैं कि एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम जो होता है वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। हम लोग जानते हैं कि कुछ हाइड्रोजन के एटम लेते हैं, कुछ ऑक्सीजन के एटम लेते हैं, और उनसे रिएक्शन करवाकर वाटर बना देते हैं। तो ऑब्वियसली सही बात है। और उसके बाद सेवंथ और लास्ट स्टेटमेंट क्या होता है, लास्ट स्टेटमेंट वो ये बोलते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर in fixed proportion by mass and it form compound। अब देखो सिक्स क्या बोलते हैं, एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जितने भी एटम होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन करते हैं। ऑब्वियसली सही बात है। और लास्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर आप अलग अलग एलिमेंट्स के एटम लोगे कंबाइन टुगेदर, और वो क्या करते हैं, जब वो कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन या फिक्स्ड रेशियो में वो कंबाइन करते हैं बाय मास। ठीक है, वो जो रेशियो रहता है वो किसका रहता है, मास का रेशियो रहता है। और उससे वो क्या बनाते हैं, उससे वो कंपाउंड बनाते हैं। तो देखो इसके कंपाउंड में ही हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ चुके थे। सेम यही डेफिनेशन था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास एंड इट फॉर्म कंपाउंड। ऑब्वियसली कंपाउंड बनाते हैं जब दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन करते हैं, और वो हमेशा कंबाइन करते हैं किस चीज में, इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। और वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन किसका रहता है, मास का रहता है। आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो देखो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ क्या स्टेटमेंट था। तो सबसे पहला फोर्थ स्टेटमेंट ये था कि अगर आप कोई एक एलिमेंट लेते हो और उसके अलग अलग एटम्स होता है, तो अलग अलग एटम्स एक एलिमेंट की जो होता है वो सेम प्रॉपर्टी शो करता है, उनका मास सेम रहता है, उनका वॉल्यूम सेम रहता है, शेप और साइज में सब कुछ सेम रहता है। और उसके बाद फिफ्थ जो स्टेटमेंट है वो फोर्थ का जस्ट उल्टा है। इसमें ये कहता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब कि अगर आप अलग अलग एलिमेंट लोगे तो उसके जो एटम्स होंगे वो हमेशा डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप आर्गन ले लेते हो और कैल्शियम ले लेते हो, ठीक है, वो हमेशा डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगी। आर्गन का अपना अलग प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है, उनका मास अलग हो जाएगा, और क्लोरीन का मास अलग हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम लोगे तो उसका मास अलग हो जाएगा। ठीक है, उनका वॉल्यूम भी अलग हो जाएगा, एक दूसरे का सब कुछ डिफरेंट रहेगा। ये फिफ्थ स्टेटमेंट कहता है। सिक्स ये कहता है कि एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जितने भी एटम्स होता है वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, और उनके बाद सेवंथ क्या होता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर आप अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम लोगे वो हमेशा कंबाइन करेंगे। अगर आप उसको कंबाइन करवाओगे तो वो एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके वो क्या बनाएंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे।
और वो जो कंपाउंड रहेगा वो उस एलिमेंट का या जो एटम रहेगा वो एटम हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन करेगा, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही कंबाइन करेगा और उसके बाद ही एक स्पेसिफिक कंपाउंड बन सकता है। आई होप कि आप लोगों को जितने भी ये जो स्टेटमेंट है वो सारे समझ में आ गए होंगे, तो एक बार जरूर समझ लेते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन दिए थे, कब दिए थे? तो 1803 में दिए थे। और ये जो जॉन डाल्टन है उनको हम लोग फादर ऑफ एटम भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो वो बहुत सारे स्टेटमेंट देती है, उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ये रहता है कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता है किसी भी एलिमेंट का। ऑब्वियसली एलिमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि एलिमेंट से ही मिलकर कंपाउंड बनता है, एलिमेंट से ही मिक्सचर बनती है। ठीक है, तो एलिमेंट्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होता है? एटम होता है। और एटम इज इंडिविजुअल, मतलब एटम्स को हम लोग किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते, बट इनका ड्रॉबैक बाद में हम लोग को पता चलता है कि एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या बोलते हैं? थर्ड ये बोलते हैं कि एटम क्या होता है कि एटम को ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी एटम को ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय, ना तो हम लोग इसको नष्ट कर सकते हैं। फिर फोर्थ यही कहता है कि अलग एक एलिमेंट का अलग अलग एटम लोगे तो वो हमेशा सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगी। फिफ्थ ये कहता है कि अगर आप अलग अलग एलिमेंट लोगे तो वो हमेशा डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगी। सिक्स्थ ये कहता है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन रहते हैं उसमें हमेशा एटम से क्या करते हैं कि पार्टिसिपेट करते हैं, एटम से क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन करते हैं। उसके बाद एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स की जो एटम होते हैं वो हमेशा कंबाइन करते हैं और वो हमें अगर वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं तो ये वो कंपाउंड बनाएंगे और वो एक स्पेसिफिक कंपाउंड रहेगा, वो एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन होगा और वो फिक्स्ड रेशियो किस चीज का रहेगा? मास का रहेगा। आई होप कि आप लोगों को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी होती है, वो जो थ्योरी देते हैं उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। देखो, ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है? ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी। तो क्या क्या कमी रह जाती है डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में, या कह सकते हैं कि क्या क्या लिमिटेशन, क्या क्या गलतियां रह जाती है इस थ्योरी में, उसके बारे में समझने वाले। सबसे पहला गलती जो है उनके फर्स्ट स्टेटमेंट में ही रहती है। वो क्या होता है? वो कहते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जिससे कि सारे एलिमेंट्स बने हुए रहते हैं। हाँ, ये तो सही है कि जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं वो एटम से बने हुए हैं, बट एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं होता है। एटम्स के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, ये सब क्या होता है? ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, वो इसके बारे में नहीं बता। सेकेंड स्टेटमेंट वो क्या कहते हैं कि एटम इज इंडिविजुअल, मतलब कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। बस एटम को डिवाइड करेंगे तभी तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह आती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी इसका गलत हो जाता है। तो हम लोग अगर इसका कहें कि फर्स्ट इनका ड्रॉबैक क्या था, तो वो क्या कहते हैं कि एटम, वो क्या होगा? एटम इज डिविजिबल, डिविजिबल into इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, मिजॉन, ईटीसी। ऐसे करके बहुत सारे एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि एटम क्या होता है? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं हुआ, एटम से भी छोटा होता है। और सेकेंड, एटम इंडिविजुअल नहीं होता है, एटम डिविजुअल होता है और वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मिजॉन ऐसे करके बहुत सारे होते हैं जिसमें कि एटम डिवाइड कर जाते हैं। ठीक है, तो ये दो मतलब कि ये जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट थी उनसे एक लिमिटेशन ये निकल के आया, उनकी जो कमी थी वो ये निकल के आया कि वो उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं किए थे। सेकेंड ये था, दे डिडंट एक्सप्लेन अबाउट आइसोट्रोपिक नेचर ऑफ एलिमेंट। दे डिडंट एक्सप्लेन अबाउट आइसोट्रोपिक नेचर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स का आइसोट्रोपिक नेचर होता है। आइसोटोप्स मतलब क्या होता है कि सेम एटॉमिक नंबर रहेगी
बट उनका मास नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि कार्बन, हम लोग जानते हैं कार्बन को हम लोग ऐसे 6 लिखते हैं, मतलब कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। और ऐसे कार्बन 613 भी होती है, 614 भी होता है। तो यहाँ पर देखो सबका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉप कहते हैं, मतलब कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट मास नंबर उनका डिफरेंट हो जाता है। तो ये क्या होता है, आइसोट्रॉपिक नेचर होता है एलिमेंट्स का, जिसके बारे में ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था उसने एक्सप्लेन नहीं किया गया। ऐसे ऐसे ही हाइड्रोजन का भी होता है कि हाइड्रोजन का भी हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर 1 होता है, बट उसका भी एटॉमिक मास अलग हो जाता है, एक भी रहता है, 2 और 3, 1 2 3 भी रहते हैं। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम कहते हैं। उनके बाद थर्ड क्या होता है, थर्ड दे डिडंट explain about isobaric nature of element। उन्होंने आइसोबारिक नेचर के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया, आइसोट्रॉप्स के बारे में भी नहीं एक्सप्लेन किया, आइसोबार के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं किया। आइसोबार मतलब क्या होता है कि देखो कि उनका मास नंबर, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट रहेगा बट सबका मास नंबर सेम रहेगा, मतलब कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट नंबर डिफरेंट हो जाएगा बट उनका मास नंबर क्या हो जाएगा, मास नंबर सेम हो जाएगा। यहाँ से ही समझते हैं, देखो C614 ऐसे करके लिखे, बट हम लोग नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं, नाइट्रोजन को 740, तो ये क्या हो गया, यही हो जाता है आइसोबार, आइसोबार हो जाता है। यहाँ पर देखो क्या है कि सबका एटॉमिक नंबर यहाँ पर अलग है, 6 है, 7 है, बट दोनों का अगर मास नंबर देखा जाए तो यहाँ पर 14 मास नंबर है, यहाँ पर 14 है, तो यही हो जाता है आइसोबार, जिसके बारे में भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया गया था। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी और 2-3 आते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। सबसे पहला क्या होता है कि पहला दूसरे स्टेटमेंट में गलती होती है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बट नहीं। और सेकंड होता है एटम इज इंडिविजिबल, वो भी गलत है, क्योंकि बिकॉज एटम इज डिविजिबल और इट डिवाइड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, म्यूजॉन, ये सब में क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। उसके बाद उन्होंने आइसोटोप और आइसोबार्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। वो क्या बोली कि अगर कोई एक एलिमेंट है तो उनका सारे प्रॉपर्टी सेम होगा, बट यहाँ पर उनका सारा प्रॉपर्टी डिफरेंट दिख रहा है। ऑब्वियसली इसका मास जो है वो अलग अलग हो गई, ठीक है, मास अलग होगा, वॉल्यूम अलग हो जाएगी, ठीक है, शेप साइज चेंज हो सकता है। और उसके बाद वो क्या बोले थे कि जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स है, जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पर क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन को ले लेंगे तो वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगी, बट यहाँ पर दिख रहा है नहीं, यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी शो करेगी। दोनों का क्या है, दोनों का मास नंबर सेम है, मतलब ये दोनों का एक प्रॉपर्टीज तो सेम होगी, बट लिखा क्या था कि डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, बट नहीं, यहाँ पर वो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। आई होप कि यहाँ तक लिमिटेशन के बारे में आप लोगों को पता चल चुका होगा। लास्ट उनका ड्रॉबैक क्या होता है, लास्ट ड्रॉबैक वो ये होता है कि उन्होंने एलोट्रॉपिक नेचर के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। अब एलोट्रॉपिक नेचर क्या होता है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो फोर्थ क्या है कि दे डिडंट एक्सप्लेन अबाउट एलोट्रॉपिक एलिमेंट। अब ये एलोट्रॉपिक क्या होता है, एलोट्रॉपिक कहने का मतलब जैसे कि कार्बन होता है, कार्बन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन जो होता है वो एक डायमंड भी होता है, कार्बन ग्रेफाइट भी होता है। ऑब्वियसली उन दोनों का कार्बन डायमंड जो है और ग्रेफाइट दोनों का कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, तो यही होता है एलोट्रॉपिक नेचर। तो जैसे कि कार्बन लिख सकते हैं, कार्बन यहाँ पर डायमंड लिख देते हैं, और यहाँ पर कार्बन ग्रे
ग्रेफाइट में बहुत ज्यादा फर्क है। एक जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है और दूसरा एक ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देती है, ये शाइनी होती है। ठीक है, इनका खुद का साइन नहीं होता है डायमंड का, इस पर अगर लाइट देते तब वो चमकता है। बट ग्रेफाइट के साथ ऐसा नहीं होता, उसके पास खुद की साइन होती है, वो लस्ट्रस होती है। ठीक है, तो ये दोनों में कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज को करती है और ये अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एलोट्रॉपिक। एलोट्रॉपिक नेचर ऑफ कार्बन। आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। एलोट्रॉपिक नेचर मतलब क्या होता है कि वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करती है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा और इसी के साथ हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।